मेरे भाइयों, स्टार्ट करते हैं। हमारा इंटरनल ट्रेड के अंदर ही लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज जीएसटी। जीएसटी के बारे में समझेंगे। ऑलरेडी थोड़ा बहुत आप अकाउंट से रिलेटेड बातें जान चुके होंगे, लेकिन अब इस चैप्टर में हमें प्रॉपरली जीएसटी के बारे में जानना है। तो जीएसटी होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कंसेप्ट क्या है, सिचुएशन कैसी थी जीएसटी के पहले, क्योंकि हमें पता है जीएसटी 2015-16 से नोटिस में आया है। उससे पहले तो चीजें कुछ अलग हुआ करती थी। इसके बाद से हम जीएसटी की बात करते हैं। कहता है कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग राज्य जो होते थे वो अलग अलग टैक्स रेट सेम गुड्स पे चार्ज किया करते थे। अलग राज्य है, गुड्स सेम होंगे लेकिन अलग अलग टैक्स चार्ज किया करते थे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैक्स जो थे वो इम्पोज होते थे अलग अलग स्टेजेस में। बाय द टाइम गुड्स रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर बहुत सारे टैक्स ऐड कर दिए जाते थे। कंज्यूमर को हैवी टैक्स बर्डन महसूस करना पड़ता था। ट्रेडर्स भी कंफ्यूज होते थे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टैक्स के रूल्स थे। जो भी टैक्स गुड्स और सर्विस पे लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पुराना टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, हर राज्यों में अलग टैक्स रेट होता था। मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते थे अलग अलग स्टेजेस पे। टैक्स पे भी टैक्स होता था। कंफ्यूजन होती थी टैक्स के नेटवर्क में, और हाई प्राइसेस पड़ जाता था फाइनल कंज्यूमर को। यहीं से जरूरत महसूस हुई जीएसटी की। एक टैक्स सिस्टम जो बड़ा सिंपल हो, हर जगह लागू किया जा सके, यूनिफॉर्म हो, नेशनल लेवल टैक्सेशन हो, मतलब पूरे देश पे लगाया जा सकता है, नेशनल लेवल टैक्स हो, और कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है वो इफेक्ट हट जाए। यहीं से एक स्लोगन जारी किया गया था, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 में, ठीक है ना, जब से शुरुआत हुआ। बिल पास पहले हो गया था। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी ये क्या सीन है जीएसटी एक सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी टैक्स है गुड्स और सर्विस पे लगाए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि जितने भी वस्तु आप खरीदते हो, सर्विस खरीदते हो, उस सब पे जीएसटी लगता है। मकसद सिंपल था कि सिंपल टैक्स रखना है, हर जगह यही लागू रखना है, और ट्रांसपेरेंसी हो, कहीं कोई घपला ना हो रहा हो, तो चीजें आराम से बड़ी दिखाई दे। शुरुआत में प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड थी क्योंकि जीएसटी को एक पॉजिटिव रिफॉर्म माना गया है ना। इसके बाद जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल जिम्मेदार थी जिसने जीएसटी के बड़े बड़े डिसीजन लिए। कौन कौन होता है जीएसटी काउंसिल के अंदर? चेयरपर्सन, जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जो ही चेयरपर्सन होता है। आज के टाइम पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है ना, चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन जो स्टेट मिनिस्टर्स से के द्वारा चुने जाते हैं। यूजुअली एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, अपने अपने राज्यों के अपने खुद के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो वो होते हैं वाइस चेयरपर्सन। उसके बाद मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कहां से आएंगे? आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि मोदी सरकार में और भी जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, वो लोग। फिर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स। कोरम की अगर हम बात करें तो करीबन 50% टोटल मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। वोटिंग सिस्टम कैसा रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट के 2/3 वेटेज होगी उनकी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की 1/3 वेटेज होगी। वोट करने जब बैठोगे तो वोटिंग अगर होगी तो 3 हिस्से हैं। 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट वोट कर पाएगी और 2/3 वोट स्टेट गवर्नमेंट। डिसीजन कैसे लेगा? डिसीजंस 75% मेजोरिटी पे लिया जाएगा। अगर किसी भी चीज पे 75% की मेजोरिटी हो गई, जीएसटी के लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल काम कैसे करती है? तो जीएसटी काउंसिल जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये पूरी जीएसटी काउंसिल एक संस्था जो जीएसटी चला रही है हमारे देश में, ध्यान दे रही है कि अब भाई कोई भी एक फंक्शन बनाया गया तो उसमें बदलाव हो सकते हैं। आप देखते हो अभी तो हुआ है, कुछ टाइम पहले ही तो जीएसटी के टैक्स में बदलाव हुआ है। जो पहले क्या कहते हैं 12% का हिसाब होता था, खत्म कर दिया। 5-5% है और डायरेक्ट 18 है। तो जीएसटी काउंसिल काम क्या करती है? जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट पे ध्यान देती है, रूल्स पे ध्यान देती है, प्रोसीजर पे ध्यान देती है। कोई रेजोल्यूशन लिया हुआ है और उस पर कोई डिस्प्यूट है, वो सॉल्व करने की कोशिश करती है, कंपनसेशन देती है, और भी जीएसटी रिलेटेड मैटर्स पे ध्यान देती है जीएसटी काउंसिल। तो आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। बाकी फायदे क्या हैं जीएसटी के? फायदा है कस्टमर्स के लिए वाइड चॉइस है। क्यों? क्योंकि गुड्स आप किसी भी जगह से ले सकते हो। पहले क्या प्रॉब्लम थी, हर राज्य में अलग अलग टैक्स सिस्टम होता था। ज्यादा कंपटीशन, वैरायटी इंप्रूव हो गई। क्यों?
क्योंकि अब हर जगह सेम टैक्स है ना, तो कंपटीशन तो होगा ज्यादा। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट। एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गई, अब एक इकट्ठी नेशनल मार्केट बन गई, क्योंकि हर जगह तो टैक्स सिस्टम सेम है। स्टेट के बैरियर्स खत्म हो गए व्यापार करने में, राज्य एक राज्य से आराम से ट्रेड कर सकता है, क्यों? क्योंकि सब राज्यों ने सेम। हायर डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स का जो बर्डन है वो कम हुआ, पहले ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था, अब थोड़ी इनकम आपकी बढ़ गई। नहीं, हाँ, इन द सेंस मान लो कि थोड़ा पैसा आपकी जेब में ज्यादा आएगा। इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई इससे बिजनेस आसान हुआ है, क्योंकि आपका पहले के कंपैरिजन में अब टैक्स कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, आपको आसानी से समझेगा एक ही टैक्स भरना है, वही है, तो बिजनेस आसान हो जाएगा और आपकी पैदावार प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, क्योंकि जब बिजनेस ज्यादा होंगे तो नौकरियां ज्यादा मिलेंगी लोगों को, और कोई हिडन टैक्स नहीं है इसके अंदर। ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्स क्लियरली दिखाता है आपको, बिल के अंदर दिखता है। आप कभी भी खरीदो कोई भी चीज, आज के टाइम पे आप कोई भी चीज खरीदो आपको टैक्स दिखेगा। उससे पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे टैक्स लगते थे एक बिल में। मान लो कई रेस्टोरेंट भी गए ना, हर कोई अपने अपने तरीके का टैक्स बना के बैठा हुआ, हर राज्यों में अपने अपने तरीके के टैक्स है, तो आपको टैक्स पे टैक्स भी नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, जो कैस्केडिंग इफेक्ट था टैक्स पे टैक्स लगाना, वो खत्म हो गया। फाइनल प्राइस अब थोड़ा रीजनेबल हो गया। बाकी क्या क्या टर्म्स जीएसटी के अंदर यूज होती है? सप्लाई, सप्लाई मतलब सेल करना, सिर्फ सेल करना नहीं होता, माल ट्रांसफर करना, किसी को सामान ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना। लीज मतलब जैसे सिक्योरिटी पे लोग खरीदते हैं ना सामान, वैसे लीज पे दे देना, रेंटल पे दे देना। तो जीएसटी जो होता है ना, वो सिर्फ वो सप्लाई पे चार्ज होता है, सिर्फ सेल पे नहीं होता, इन सब चीजों पे जीएसटी चार्ज होता है। फिर एक वर्ड होता है इनवर्ड सप्लाई, गुड्स और सर्विस रिसीव्ड बाय बिजनेस, जो भी सामान रिसीव कर रहा है कौन? एक बिजनेस। एग्जांपल, शॉपकीपर गुड्स खरीद रहा है, ये होती है इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई मतलब जो भी एक बिजनेस सामान रिसीव कर रहा है, आप दुकानदार हो, आपने क्या खरीदा? सामान खरीदा, तो सप्लाई आपके पास आई है, तो ये क्या कहलाती है? इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई, जहां पर गुड्स और गुड्स सप्लाई किए जाए बिजनेस के द्वारा, आपकी दुकान है, आप गुड्स को इनपुट टैक्स, टैक्स पेड ऑन परचेज, इनवर्ड सप्लाई ही है। अब आप समझो ना, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, फिर उसके बाद इनपुट टैक्स, वर्ड यूज होता है। हालांकि जो जर्नल करके बैठा है, जो अकाउंट्स का बच्चा, उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं है, क्योंकि पता है इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी आप लगाते हो। इनपुट टैक्स क्या है भाई? जो भी टैक्स आपने पे करा परचेज पे, खरीदने पे, कोई भी चीज आपने खरीदी उस पर टैक्स पे कर दिया, कोई भी चीज आपने खरीदी उस पर टैक्स लगा दिया, इनवर्ड सप्लाई। टैक्स पे करा किस पे? परचेज पे। आउटपुट टैक्स, टैक्स आपका सेल्स पर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बिजनेस जो होता है ना, वो डिडक्ट करता है इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स में से, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। मतलब इनपुट टैक्स को माइनस करना। इनपुट टैक्स कौन सा होता है? आपने पे किया होता है, और आउटपुट टैक्स आपने उसमें से माइनस कर दो। फॉर्मूला है यहाँ पे, नेट टैक्स पेबल आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर दो, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि कितना टैक्स आपको सिर्फ पे करना है, वो सिर्फ वैल्यू ऐड करने पे है। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बस एक बार जस्ट एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मैंने कोई चीज 80 रुपए की खरीदी है, और उसमें मैंने 20 रुपए का टैक्स भरा है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, वही चीज फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको मार्केट में अपने पास रखा। रखने के बाद मैंने कहा कि अब मैं इसे 120 रुपए में बेचूंगा, और फॉर एग्जाम्पल अब 25 रुपए का टैक्स लूंगा। इसका मतलब कुल मिला के जो मैंने टैक्स यहां से खरीदा होगा, तो मैंने 20 रुपए दे दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने जब सामान किसी को बेचा तो उससे मैंने 25 रुपए का टैक्स लिया। कुल मिला के एक्चुअल में जो मैंने टैक्स पे किया, वो मेरा 5 रुपए का टैक्स पे हुआ। समझ रहे हो? वही हमें क्या कहलाता है कि कितना वैल्यू ऐड करा उतने पे टैक्स, ठीक है ना। फिर सप्लाई जो होती है, वो एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई है। सप्लाई विद इन सेम स्टेट, दिल्ली से दिल्ली। इंट्रा, कभी आप स्कूल में सुनते होगे इंटर कंपटीशन, इंट्रा कंपटीशन, आपके स्कूल के अंदर ही कंपटीशन है, तो इंट्रा होता है वो। और इंटर मतलब सप्लाई कर रहे हैं हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल दिल्ली से हरियाणा,
बाकी टैक्स में CGST आता है, शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। जब भी आप कभी दिल्ली से दिल्ली में सामान बेचते हो तो आपका जो टैक्स लगता है वो लगता है CGST और एक लगता है SGST, है ना, ये बात आपको पता है, SGST और CGST लगता है। अगर टैक्स 12% है फॉर एग्जांपल, तो 6 और 6 इधर बढ़ जाते हैं, सेंट्रल को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 6% जाता है और उसी स्टेट गवर्नमेंट को भी 6% जाता है। यहीं पर स्टेट शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंटर सप्लाई है। लेकिन फिर एक होता है UTGST, यूनियन टेरिटरी GST, जो चार्ज होता है यूनियन टेरिटरीज में, ये भी सिमिलर होता है SGST। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो तो एक लगेगा फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं CGST और एक UTGST, क्योंकि वो स्टेट नहीं है ना, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। और फिर एक होता है IGST, जहां पर आप दिल्ली से फॉर एग्जांपल आपने सामान दिल्ली से हरियाणा ऐसे खरीदा, तो उस केस में आप पूरा 12% एक ही टैक्स देते हो, वो होता है आपका IGST, और वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, बाद में जाके वो क्या कहते हैं जिसने कंज्यूम करा है उस स्टेट के साथ शेयर करती है, जिस स्टेट ने कंज्यूम करा, क्योंकि दिल्ली के साथ करेगी हरियाणा के साथ करेगी, ये कहानी अच्छी है, ठीक है ना। तो जिसने कंज्यूम करा। वैल्यू एडिशन मतलब GST सिर्फ जो वैल्यू ऐड होती है उसी पे चार्ज होता है, नॉट ऑन द टोटल प्राइस इंक्लूडिंग प्रीवियस टैक्स। मतलब सिर्फ उसी पे चार्ज होता है जो आपने वैल्यू ऐड करी है, उस पे नहीं होता जो आपने एक्चुअल में वैल्यू पहले से भी ऐड कर रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, आप 100 रुपए के बाद 120 में बेचते हो, तो आपको टैक्स सिर्फ 20 रुपए पे जो आपने वैल्यू ऐड करी है 120 करी है 100 से, सिर्फ इतने पे आपको टैक्स भरना है एक्चुअल में। अगर टैक्स का रेट 12% है, मैंने कोई चीज 1000 रुपए की खरीदी और मैंने उस चीज को 1200 रुपए में बेच दी, तो मैंने कितना वैल्यू ऐड करा, 200 रुपए, तो मैं सिर्फ 200 रुपए पे टैक्स दूंगा 12%, यानी कि 24 रुपए। हालांकि 1200 का 12% अगर मैं निकालूं तो 144 रुपए के आसपास बन जाएगा, तो मैं 144 नहीं भरूंगा, मैं ऑन एन एवरेज 24 रुपए भरूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यू उतनी, हाँ कलेक्ट मैं किसी से पूरा 144 करूंगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने 100 रुपए भी पे कर रखा था, तो वो वहां से मेरा कट जाएगा, जो मैंने सिर्फ वैल्यू ऐड करी है मैं उस पर टैक्स भरूंगा। इससे कैस्केडिंग इफेक्ट हट जाता है, टैक्स पे टैक्स हट जाता है। जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक है, एग्जाम्पल बताते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। भाई मिस्टर ए ने गुड्स खरीदे 1000 रुपए, GST रेट 18% है, 180 का GST भर दिया। अब मिस्टर ए ने फॉर एग्जांपल 20% का प्रॉफिट उस पर बनाया, यानी कि 1200 रुपए, जैसे मैंने भी आपको समझाया। तो 1200 रुपए अगर वो अब 1200 रुपए में बेचेगा, तो वो 1200 रुपए का अगर 18% कल को जिससे भी GST लेगा वो 216 रुपए लेगा। देखो समझो आप, उसने 216 का प्रॉफिट लिया, ऑलरेडी वो 180 रुपए का टैक्स भर चुका है, 216 में से वो 180 का अपना भुगतान कर लेगा, और एक्चुअल में वैल्यू 36 ऐड करेगा, क्योंकि प्रॉफिट कितना अर्न करा उसने, 200। सिर्फ जो प्रॉफिट उसने अर्न करा है, जो वैल्यू उसने ऐड करी है, सिर्फ उस पे एक्चुअल में टैक्स पे करेगा। तो देखो टोटल अमाउंट जो उसे रिसीव्ड होगी वो 1200 रुपए, और उसका 18% 1416 रुपए पैसा आ जाएगा। लेकिन अब वो सरकार को कितना पैसा देगा, तो ऑलरेडी वो 180 रुपए एक बंदे को टैक्स का पेमेंट कर चुका था, लेकिन अभी उसके पास 216 रुपए आया सरकार को पेमेंट करने का, तो वो सरकार को 180 तो ऑलरेडी दे चुका है ना, वो अब सिर्फ यहाँ पे 36 रुपए और देगा जो उसने वैल्यू ऐड करी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 180 रुपए का टैक्स तो उसने परचेज करते टाइम भर रखा है टैक्स। तो GST से वैल्यू एडिशन पे चार्ज होता है। और कैस्केडिंग इफेक्ट को समझे तो, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स लगना। पुराना और नया कंपैरिजन देखते हैं। जैसे 1000 रुपए, फिर एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, अब हटा दिया GST के सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक्साइज ड्यूटी 13% 130, सप्लाई प्राइस हो गया 1130, लेकिन वो भी 1000 है। फिर लगता है वैट 5% 1130 पे। अब सोचो ये जो 1130 रुपए आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हो, ये 1130 आपकी परचेज वैल्यू है। आपकी परचेज वैल्यू तो 1000 रुपए, आपने उस पर ऑलरेडी 130 का टैक्स भर दिया। एक तरीके से आपने टैक्स भर दिया 130 रुपए का, भर चुके हो कि नहीं भर चुके हो। और फिर आप वो जो 1130 रुपए हुआ, अब आप उस पर भी टैक्स भर रहे हो। ये जो 56.50 है ये 1000 पे होना चाहिए ना, अगर होए तो। ये 1130 पे है, जिसमें ऑलरेडी टैक्स, तो टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे नहीं है ये सीन, यहाँ पे डायरेक्ट जीएसटी जा रहा है और फाइनल वैल्यू में आपको 6 रुपए का फायदा, वो 6 रुपए का नुकसान पड़ रहा है जहां पर आप पुराने टैक्स सिस्टम से जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स पे भी टैक्स भरा, कितने रुपए वैल्यू ऐड करा रहा, मान लो ऑन एन एवरेज 130 का आप 10% निकाल लो, 11 पॉइंट के आसपास, तो करीबन ऑन एन एवरेज उसके हिसाब से आप टैक्स भर रहे हो। हाँ, इसमें का 13% और 5% 18% ही है, इसमें भी 18% है, लेकिन एक बारी में जा रहा है पैसा पूरा 180 रुपए। वहां पे एक एक करके जा रहा है कि पहले 13% जा रहा है, फिर 5% जा रहा है। तो 5% आप कहोगे भैया इस पे तो 5% कम ही है, सही है, यहाँ तो एक बारी में 18 देना पड़ रहा है। लेकिन मेरे भाई वो 13% ऑलरेडी आप टैक्स पे बाद में दो बार जब टैक्स भर रहे हो, तो आप जब दूसरी बार टैक्स भर रहे हो, तो आप दूसरी बार टैक्स जब भर रहे हो वो उसमें ऑलरेडी एक अमाउंट टैक्स की जुड़ी पड़ी है, वो टैक्स पे टैक्स भर रहे हो। यानी कि आप 1000 रुपए पे 5% दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 130 वाली पे और 5% भर रहे हो। 130 का 5% कितना होगा, देखो समझो, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई चीज मैंने अगर 1000 रुपए की खरीदी है और दूसरी तरफ भी मैंने वो चीज 1000 रुपए की खरीदी है, अब हुआ क्या, ध्यान समझना, इस पे सबसे पहले मुझे एक तो 13% का टैक्स देना है और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उस पर अलग से 5%, इस पर डायरेक्ट 18% देना है। इसका 18% डायरेक्ट आ जाएगा 180 रुपए, काम खत्म, टोटल टैक्स 180 है, काम खत्म। इसमें क्या है, 13% निकाला 130, और अब वैल्यू मेरी ऐसा से ऐसा रिलेट करो कि 1000 रुपए है और 130 है, ऑलरेडी 130 टैक्स लग चुका है, फिर इस 1000 पे मुझे 5% देना पड़ेगा, कितना होगा 50, और इस 130 पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स अमाउंट है और ये परचेज प्राइस है, और इस पे भी आप टैक्स दोगे 6.5, क्योंकि 13 10% होता है 6.5, तो आप यहाँ पर टोटल कितना 56.5 रुपए टैक्स भर रहे हो, 130 और 56.5। लेकिन पहले आप कितना भर रहे थे 186.5, और अब कितना, मतलब अब भर रहे हो 180। ये 6.5 रुपए जो है ना, ये गलत है। यहां तक 130 टैक्स हुआ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसी 1000 पे 5% और लगा लो, कितना आ जाएगा 50, काम खत्म। इस 1000 पे 13% लगा दो और इसी 1000 पे 5% लगा दो, 130 और 50 180, काम खत्म। लेकिन ये 6.5 रुपए टैक्स आपको एक्स्ट्रा क्यों भरना पड़ रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे टैक्स जुड़ के मेरी टोटल अमाउंट कितनी बन गई 1130, और उस 1130 में से मुझे 1000 और 130 दोनों पे टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स पे टैक्स भरना पड़ रहा है, ये वाली मेरी अमाउंट, इस पे भी मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है, तब जाके मेरा 6.5 रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा आ रहा है। टैक्सेबल इवेंट मतलब टैक्स कब कब लग रहा था, जीएसटी से पहले और जीएसटी आने के बाद। जब आपने प्रोडक्शन कर लिया, माल बना लिया, जब आपने माल बना लिया, तब आप पहले एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हो, जैसे उसमें कितने परसेंट पे करी थी 13%, ठीक है। फिर आप जब सामान बेचने गए थे तो आप उस पर वैट और लगा रहे थे अलग से 5%, जिस वजह से दो अलग अलग टाइम पे टैक्स लगाने पड़े। यहां पर सिर्फ सप्लाई के टाइम पे टैक्स लगाना है, पहला फीचर। सप्लाई का नेचर क्या है, जीएसटी डिपेंड करता है किस तरीके की टाइप सप्लाई का टाइप है। जैसे अगर इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, तो अलग अलग तरीके। अगर इंट्रास्टेट होती है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, या फिर एसजीएसटी के बदले यूटीजीएसटी। इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी हुई। कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा एक्सपोर्ट पे। तो इंट्रास्टेट सप्लाई जो सेम स्टेट में होता है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंटरस्टेट हम दिल्ली से राजस्थान, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य। इंपोर्ट जब गुड्स को फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। मतलब जब आप फॉरेन कंट्री से सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो या एसईजेड कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर रहे हो आप, तो जीएसटी चार्ज नहीं होता है और जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है। एक्सपोर्टर जो है ना, वो पूरा रिफंड मिल जाता है उसको, जो भी उसने इनपुट टैक्स पे पैसा भरा है। प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन अगला फीचर है। जीएसटी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, मतलब टैक्स सिर्फ वही देगा जो उस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। ओल्ड सिस्टम क्या था, टैक्स जो था ना, वो सेलर तक को भी पे करना पड़ता था, लेकिन जीएसटी सिस्टम में अब टैक्स सिर्फ कंजम्पशन प्लेस पे, मतलब जो बायर है सिर्फ उसको पे करना पड़ेगा। एग्जांपल, गुड्स सप्लाई होता है दिल्ली से राजस्थान, तो आईजीएसटी जो है ना, वो राजस्थान को पे करना है, वेयर गुड्स कंज्यूम्ड, मतलब आईजीएसटी राजस्थान को पे किया जाएगा। क्योंकि अगर गुड्स दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, खरीदा कहाँ, दिल्ली, हाँ खरीदा दिल्ली के अंदर, लेकिन गया सामान राजस्थान में, तो कंजम्पशन कहाँ हो रही है, राजस्थान में। तो राजस्थान आईजीएसटी मतलब जो है ना,
जो अपना आईजीएसटी है, जो सरकार है, सरकार पहले देश की सरकार ले लेगी पूरा टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर किसको दे देगी? राजस्थान को। ये लो बेटा खाओ। खरीदा खरीदा दिल्ली में है, लेकिन कंजम्पशन कहाँ हो रही है? डुअल जीएसटी सिस्टम चलता है। इंडिया डुअल जीएसटी फॉलो करता है, सेंटर और स्टेट, क्योंकि भैया देश भी जरूरी है और राज्य भी जरूरी है। बंटवारा है अपने में, बंटवारा इन द सेंस इस तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म, है ना। इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वाला हिसाब चलता है, दोनों बराबर बराबर बांटते हैं, और इंटर स्टेट में सेंटर कलेक्ट करता है, बाद में अपना सेंटर को स्टेट को दे देता है। जीएसटी के रेट 0%, 5%, 12% आपके यहाँ से हट चुका है, 18%, 28%। अब मान लो फॉर एग्जांपल मीत को बिजनेस चलाना है, अपना काम धंधा करना है, तो रजिस्ट्रेशन करानी है मीत को जीएसटी के अंदर। तो हर बिजनेस सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस, मस्ट रजिस्टर अगर उसकी टर्नओवर ज्यादा हो जाए तो टर्नओवर भी पता होनी चाहिए अपने को, कितना कितना कमा सकते हो तुम, कि उसके बाद तुम्हें जीएसटी भरना पड़ेगा, कि तुम्हें पता होना चाहिए ना ये सारी बातें। कॉमर्स के बच्चे हो तो नॉर्मल कैटेगरी क्या है, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रही है तो भरो, और अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो आपकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जानी चाहिए। तो मतलब सालाना इनकम अगर आप साल के 40 लाख से ऊपर कमा रहे हो, भरो टैक्स। लेकिन आप 20 लाख कमा रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो भरो टैक्स। गुड्स बेच रहे हो 20-15 लाख में, नहीं भरा। स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट भी है, लेकिन यहाँ जहां पर टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, पहाड़ी वाले इलाके, वहां ये लिमिट हाफ हो जाती है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम पढ़ते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, ये एक एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल है, एक गुड्स खरीदे 10% जीएसटी है, गुड जीएसटी जो परचेज करा उस पे 100 रुपए का टैक्स भर दिया, टोटल 1100 हो गई। अब उसको 500 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया, तो वैल्यू आपने कितने की थी? 1000 रुपए की। एक्चुअल में टैक्स आपने कितना भरा? वैल्यू कितनी ऐड करी? तो अब आपकी वैल्यू 1500 की हो गई है। अब आप जब किसी को भी सामान बेचोगे उस पर आप 1500 रुपए टैक्स लगाओगे, 1500 रुपए का 150 रुपए टैक्स होगा, यानी कि 100 तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया, आप किसी से आप 150 रुपए इकट्ठा कर लोगे, और आपका वैल्यू कितना ऐड हुआ? जो आपको एक्चुअल में ये पे करना है ना। मतलब टैक्स हमेशा वैल्यू एडिशन पे जाता है। बाकी जीएसटी प्रोविजन ऑन एक्सपोर्ट और एसईजेड, जो एक्सपोर्ट अगर आप करो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, वहां पर जीएसटी नहीं लगता, कोई भी जीएसटी नहीं लगता, जीरो सप्लाई होती है। एक्सपोर्टर जो है ना वो रिफंड मांग सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। बाकी जीएसटी प्रोविजन इंपोर्ट पे क्या है? तो भैया इंपोर्ट पे इंटरस्टेट सप्लाई वाला टैक्स लगता है, एक इंटरस्टेट सप्लाई की तरह माना जाता है ये, और इस पे दो चीज लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी। बात का ध्यान रखना नॉलेज के तौर पर। एग्जिस्टिंग टैक्स सबसम्ड अंडर जीएसटी, कुछ और टैक्स जो समड अप हो चुके हैं जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी के अंदर अब जो रिमूव कर दिए गए हैं और जीएसटी के अंदर से, ठीक है ना। तो जैसे मान लो पहले चलता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, सेंट्रल टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेस लगते थे। सेक्स भी टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, सरचार्ज भी अलग अलग टैक्स होता है। सरचार्ज तो अभी भी ब्लिंकिट, अमेजोन ये सब चार्ज करते हैं। रात को कभी हाई डिमांड होगी या फिर रात को 12-1-2 बजे डिलीवरी करो तो सरचार्ज लगेगा, अभी देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सब लगते थे, हट गए। तो कुछ कुछ जगह है जहां अभी भी लगते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जहां अभी भी लगता है, ये बात ध्यान रखना। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब मैन्युफैक्चरर दिल्ली है, होलसेलर भी दिल्ली है। तो एक एक करके पॉइंट समझते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल देके चीजें बातें समझा रखी है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई समझते हैं, बनाने वाला बंदा दिल्ली में और होलसेलर भी दिल्ली है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 थी, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ओल्ड और जीएसटी सिस्टम में दोनों में 2000 रुपए प्रॉफिट, 10% ऐड उसने करा, तो मैन्युफैक्चरिंग 2200 रुपए की हो गई। दोनों सिस्टम में सेम रहेगा। पॉइंट 3, दोनों सिस्टम में मैन्युफैक्चर प्राइस 2200 रुपए ही आएगा। पॉइंट 4, पुराना सिस्टम के अकॉर्डिंग अब आपको एक्साइज ड्यूटी लगानी पड़ेगी, लेकिन जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी तो हट चुकी है। तो पुराने में क्या होता था, फिर वो 2200 रुपए है ना, 2200 रुपए में अब आपने वो 2000 रुपए की चीज थी, 2000 रुपए की चीज में आपने कितना प्रॉफिट ऐड करा, फिर उसके बाद आप 2200 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको अब एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग, नए सिस्टम में आपको नहीं भरनी। पॉइंट 5, पुराना सिस्टम के अकॉर्डिंग अब आपकी टोटल वैल्यू 2475 हो गई, जीएसटी के अकॉर्डिंग अभी भी 2200 है। फिर एक्साइज ड्यूटी पुराने सिस्टम का पार्ट था लेकिन जीएसटी में हट चुका है, अगला पढ़ते हैं। ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग अब आपको वैट भरना है, लेकिन अब आपको जीएसटी में है, वैट हट चुका है, तो उस हिसाब से अब आपका जो 2475 पे हो गया था, जब आपका क्या लग गया था, एक्साइज ड्यूटी लगी थी, उस पर अब हम क्या लगाएंगे, वैट लगाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, पॉइंट 7, अब जीएसटी सिस्टम, अब देखो अभी तक जीएसटी तो लगे नहीं है, लेकिन वो जीएसटी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू अभी भी 2200 है। यहाँ पे हमने दो चीज लगा ली, एक एक्सरसाइज ड्यूटी और एक हमने क्या लगा लिया है,
वैट लगा लिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 0.7 जीएसटी सिस्टम है। अब सीजीएसटी लगाएंगे 9%, 2200 रुपए पे। अब जीएसटी लगेगा 198 रुपए, सीजीएसटी लगेगा, ठीक है ना। ओल्ड सिस्टम में कोई सीजीएसटी नहीं था, ठीक है ना। अब 0.8 जीएसटी सिस्टम में एसजीएसटी भी लगेगा 198 रुपए का। पुराने सिस्टम में कोई सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है। उस हिसाब से पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग 2700 रुपए वैल्यू बैठी, क्योंकि उस पर दो तरीके के टैक्स लगे। कौन कौन से? और एक्सरसाइज ड्यूटी और वैट लग गया। और जीएसटी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ एसजीएसटी सीजीएसटी लगा। जीएसटी सिस्टम में आपका प्राइस कम पड़ा, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया ना, टैक्स पे टैक्स हट गया, तो आपको करीबन 200 रुपए का फायदा हुआ। इंटर स्टेट सप्लाई का एग्जांपल समझते हैं। अगर ये इंटर स्टेट होता, मतलब ये तो एक ही स्टेट का है। अब यहाँ पर होलसेलर दिल्ली और रिटेलर हरियाणा है। आप इसे टेबल के थ्रू समझो, मैं आप इसे टेबल के थ्रू समझा रहा हूं। दिल्ली से हरियाणा माल बेच रहे हो, दो कंपैरिजन समझ रहे, दोनों में क्या टैक्स लग रहा है, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझो बड़े ध्यान से कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है किसको? टू होलसेलर। क्योंकि आप इस पे जब आपने माल बनाया है, इस पे आप ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी जोड़ोगे। आपका 2200 रुपए का माल था, उस पे 200 कितना रुपया, 75 रुपया आपने एक्साइज ड्यूटी भर दी। लेकिन यहाँ पे जीएसटी के अकॉर्डिंग जहां पर एक्साइज ड्यूटी भरनी नहीं, वहां आपका नॉर्मल प्राइस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होलसेलर को। फिर इसमें आप अपना अब प्रॉफिट जोड़ोगे 10% दोनों पे। इस पे आप अपना प्रॉफिट 2475 है, 10% 247.50 रुपए, आप 50 पैसे पैसा जोड़ोगे प्रॉफिट। इसमें आप अपना डायरेक्ट 220 का प्रॉफिट जोड़ोगे, ये आपका मार्जिन है। आप प्रॉफिट जोड़ो, किसी को बेच रहे हो ना आप सामान, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी 2722 रुपए 50, और यहाँ पे आपका कॉस्ट पड़ेगा 2420.00। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका टोटल वैल्यू कहलाएगा। फिर इसके बाद अगर आप स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो 2% का आप सीएसटी भरोगे, इंटर स्टेट सप्लाई, जहां पर आप कितना रुपया भरोगे? 54 रुपए। लेकिन यहाँ आपको कोई पैसा नहीं भरना, ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ पर जो टैक्स लगेगा, मतलब पैसा जो आएगा वो आपका होगा 2777.00, और यहाँ पर आपका अभी नॉर्मल कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आपको आईजीएसटी भरना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्साइज ड्यूटी भर चुके हो, ठीक है ना, होलसेलर को डायरेक्ट। यहाँ पर आप आईजीएसटी आपको लगाना है। आईजीएसटी इस पे तो लगेगा नहीं, इस पे लगेगा पूरा 18%, 435। इसका अमाउंट 2777 ही है, लेकिन इस वाले का 435 जोड़ के 2855.60 रुपए पड़ेगा। यानी कि इन केस ऑफ आईजीएसटी आपको पहले के कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो तो। क्यों? आप समझो, सबसे पहले होलसेलर है, माल बना 2000 रुपए का, प्रोडक्शन कॉस्ट 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा जोड़ी, 2200 रुपए का सामान है। अगर आप दिल्ली से हरियाणा सामान बेच रहे हो, सबसे पहले आप उसमें एक्साइज ड्यूटी जोड़ दोगे 247। यहां पर वो सामान 2200 का ही रहेगा। इसमें आप 10% अपना प्रॉफिट जोड़ा, और फिर जब आप स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ 54 रुपए का आपने इंटर स्टेट सप्लाई टैक्स जोड़ा, और यहां पर आपने आईजीएसटी, क्योंकि माल सप्लाई कर दिया 435 रुपए। इस केस में आपको आईजीएसटी महंगा पड़ा, जहां पर आप सामान सप्लाई कर रहे हो होलसेलर से, किसको? रिटेलर को। जो मैंने आपको पिछला केस समझाया था, वहां पर मैंने आपको जब एक केस में आपको पढ़ रहा था, वहां पे मैंने आपको एक्साइज ड्यूटी और क्या कहते हैं वैट दोनों जोड़ के दिखाए। उस केस में हम एक ही राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब एक ही राज्य से उसी राज्य में सामान बेच रहे थे, समझ रहे हो। यहां पर सामान सप्लाई हुआ है होलसेलर से रिटेलर को। लेकिन अगर मान लो अब वो रिटेलर के पास पहुंच गया, किसके पास? हरियाणा वाले के पास सामान आ गया। अब वो उसी सामान को कंज्यूमर को देगा हरियाणा में, हरियाणा का सामान हरियाणा में अगर वो देगा, तो अब ऑलरेडी उसके पास सामान 2777 रुपए का आ चुका है यहां पे, है ना। और मान लो जीएसटी के हिसाब से आता, तो जीएसटी के हिसाब से कितने रुपए बन के आता अभी तक जनरली? अगर जीएसटी के हिसाब से आता, तो जीएसटी के हिसाब से मेरे भाई ध्यान से सुनो, पहले सुनो। जीएसटी के हिसाब से अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो सामान ऑलरेडी हरियाणा में ही है, रिटेलर हरियाणा ही है,
तो ये तो ऑलरेडी 2700 कितने के आसपास होगा। लेकिन अगर वो फॉर एग्जाम्पल 2200 रुपए का सामान था और उस पर सिर्फ 10% का प्रॉफिट मार्जिन ही जोड़ते, कितना होता 220, 2420 रुपए का सामान यहाँ पे पहुंचता। फर्क समझना, 2777 में आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ा है और प्रॉफिट मार्जिन के साथ आपने चाहे सामान भेजा हो आगे नहीं भेजा हो 2% का आपने इंटरस्टेट सप्लाई तो लगाया। लेकिन आईजीएसटी वाला जो केस है जहां पर कंज्यूमर हरियाणा का है वो बैठ के सामान लेगा, तो जीएसटी वाले केस में 2200 रुपए। अभी टैक्स कब लागू होता है, जीएसटी कब लगता है, जब बेचते हैं। तो अगर मान लो सामान रिटेलर से होलसेलर पे जा रहा है तो अभी 2200 रुपए का था, उसमें से प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ाया 2420 रुपए, और कुछ नहीं है। बढ़ा हुआ ये आया है, ये रिटेलर ये होलसेलर से आया है अभी 2420 रुपए का। अब 2420 रुपए का करेगा क्या वो बंदा, इसमें फिर वो अब ये कौन है, ये रिटेलर है, अब ये अपना मार्जिन जोड़ेगा। रिटेलर कहेगा भाई अब मैं अपना मार्जिन जोड़ूंगा, दोनों अपना 10% जोड़ेंगे, 277 रुपए और ये 242 रुपए। इसके हिसाब से माल पड़ जाएगा 3054 का और इसके हिसाब से पड़ेगा 2662 का। अब ये अपने हिसाब से अब माल बेच रहा है ये, अब ये वैट लगाएगा, वैल्यू एड टैक्स करेगा, तो ये लगाएगा 381 का 12% टैक्स, ठीक है ना, वैट 12.5%, ठीक है ना। और उसके बाद ये कुछ नहीं लगाएगा, ये लगाएगा जीएसटी। जीएसटी अब ये सीजीएसटी लगाएगा और एसजीएसटी लगाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर 239 और 239, इस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू पड़ेगी 3436.50 और यहाँ पड़ेगी वैल्यू 3141.16। टोटल फाइनल प्राइस कंज्यूमर तक इसको ये पहुंचेगा वैट वाले सिस्टम में और इसको ये पहुंचेगा। अब इसी पॉइंट को जो आप देख रहे हो ना, इसी पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करा है। मैं बस आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं अब बस उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट 1, सामान 2000 रुपए का था, दोनों में टैक्स सिस्टम में 10% का बंदों ने प्रॉफिट जोड़ा, तो सामान कितने रुपए का पड़ गया, 2200 रुपए का, ठीक है। ये पहला केस है इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक राज्य से दूसरे राज्य का। इस केस में अब हुआ क्या, पुराने टैक्स के अकॉर्डिंग एक्साइज ड्यूटी लगती थी 12.5%, लेकिन जीएसटी के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स ड्यूटी नहीं लगती। तो पुराने टैक्स के अकॉर्डिंग अगर मान लो आप एक राज्य में ही हो और उसी राज्य में सामान खरीद रहे हो तो आपको पुराने के अकॉर्डिंग कितना 275 का टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई टैक्स नहीं है, काम खत्म। टोटल वैल्यू पड़ गई 2475 और यहाँ पड़ गई 2200। उसके बाद आप अब देखो मार्जिन अपना जोड़ चुके थे, 2000 का सामान था, 10% मार्जिन जोड़ा, 2200 रुपए का सामान पड़ गया। इसके बाद आपने एक्साइज ड्यूटी भर दी। अब आप उसके बाद वैट भरोगे और यहां पर आप, और इसके अकॉर्डिंग आप नए बेनिफिट के अकॉर्डिंग मतलब नए टैक्स के अकॉर्डिंग जीएसटी भर दोगे। जीएसटी भरेंगे 9% 198 और 198, कितने रुपए का सामान पड़ गया, 2596 रुपए का और 2784। यानी कि नॉर्मल इंट्रास्टेट सप्लाई है, एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीद रहे हो तो लेफ्ट साइड पे पुराने टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स के ऊपर टैक्स भरा, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टैक्स पे टैक्स भरना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स भरना पड़ता था वैट, जिस वजह से 2784 पे थोड़ा सा सामान महंगा पड़ गया। जीएसटी में फायदा है। दूसरा, होलसेलर दिल्ली का है, रिटेलर को सामान बेच रहा है, इंटर स्टेट का केस है। इंटर स्टेट के पॉइंट समझते हैं, ध्यान से सुनना आप। अकॉर्डिंग टू पुराने सिस्टम में टोटल वैल्यू जो पड़ रही है वो 2475 रुपए की पड़ रही है। ये क्लियर करें कि एक्साइज ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ प्राइस। 2475 मैन्युफैक्चरिंग का ही पूरा पार्ट माना जाएगा, इसीलिए आप देखो 2475 यहां जो आया था इसको इसी का पार्ट माना गया, लेकिन यहां पर 2475 नहीं लिखा क्योंकि एक्साइज ड्यूटी अब नए टैक्स का पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो वहां पर जो है अब ध्यान रखना नॉन रिफंडेबल वैल्यू है और दूसरी तरफ टैक्स आपका 2200 रुपए है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ यहां पर अपना पहले प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, ठीक है ना। प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, यहां पे भी अपने बंदे ने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, दोनों केस में टोटल वैल्यू आ गई 2722 रुपए। फिर आप सिर्फ सीएसटी, ठीक है ना, जो एक तरीके से आपका सेंट्रल स्टेट टैक्स ऐसे भर सकते हो, नहीं तो इंटर स्टेट टैक्स आपका होता है वो आप भर रहे हो, लेकिन यहां सिर्फ आपका डायरेक्ट आईजीएसटी लग रहा है 18%। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है क्योंकि इनवाइस जो आपका बिल तैयार हुआ वो 27 रुपए का और यहाँ पर 2855 का तैयार हुआ। अब इस स्टेटमेंट को जो मैं पढ़ रहा हूँ बस सुनना ध्यान से। कहता है पुराने सिस्टम में जो वैट है वो टोटल वैल्यू जितनी भी है 12.5% उस पर लगेगा, तो अमाउंट हो जाएगी 309 रुपए और दूसरी तरफ 2475 रुपए है। ये दिमाग में रखना चाहिए कि होलसेलर जो है ना दिल्ली का होलसेलर
उसको 309 रुपए का वैट दे रखा है, लेकिन वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो रीजन इसका ये है कि वो अमाउंट रिफंडेबल है। टोटल अमाउंट 309 रुपए 2475, ये रिफंडेबल अमाउंट है, वापस मिल जाएगी। लेकिन ये तो इसलिए यहाँ कॉस्ट 2475 लग रही है, और यहाँ पर तो ये तो फाइनल कंज्यूमर को बेचते हैं तब लगता है, तो इसलिए यहाँ टैक्स 2200 रुपये, नॉर्मल अमाउंट 2200 रुपये लिखा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जीएसटी की बात करें 198 ये रिफंडेबल अमाउंट है, ये वापस हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ सिस्टम में जो प्रॉफिट है वो 10% ऐड कर दिए। यहां पर आप देखो ये समान है, ये समान है, 10% प्रॉफिट ऐड कर दिए। आफ्टर एडिंग द प्रॉफिट पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग अमाउंट आया, नए सिस्टम के अकॉर्डिंग अमाउंट आया। क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको सीएसटी 2% देना पड़ता है, नए सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। नए सिस्टम में आपको सिर्फ 18% जीएसटी भरना है। नाउ अंडर द ओल्ड सिस्टम इनवॉइस आपका कितना बनकर तैयार हुआ, 2777 रुपए, और यहां पर आपका कितना हुआ 2855। बस अब इसी के बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू पुराने सिस्टम। जो कॉस्ट है रिटेलर के पास जो पहुंची वो 2700 रुपए की पहुंची। जैसे मान लो भाई ये था, ये पूरा टैक्स सिस्टम कैसे बताया है, माल था 2000 रुपए का, वहां भी माल था 2000 रुपए का, फिर माल में आपने एक्साइज ड्यूटी जोड़ी 12.5%, वहां पे आपने देखा कि नहीं जुड़ेगी। फिर वो होलसेलर को बेच रहा है माल, कौन, जिसने माल बनाया है, उसने 2475 रुपए का माल इसको बेचा, उसने 2200 रुपए का बेचा। उस बंदे ने, अब सरकार ने कहा भैया टैक्स दे, ये तो वापस मिल जाएगा आपको। आपने क्या करा, ये टैक्स दे दिया, भर दिया, और यहां पे आपने भी टैक्स नहीं भरा, क्योंकि यहां पे आप जीएसटी भरोगे, यहां आपने 198 भर दिया। अच्छा, ये जो दोनों टैक्स है ना, ये आपको वापस मिल जाएंगे। ये दोनों टैक्स क्यों वापस क्यों मिलेंगे, दोनों टैक्स रिफंड हो जाएगा। एक्चुअल में आपकी जो वैल्यू अब तक यहां बनी है वो 2475 बनी है, और यहां बनी है, यह आपने किसी होलसेलर को दे दिया जो दिल्ली में रहता है। उस दिल्ली वाले से किसी हरियाणा वाले ने खरीद लिया, हरियाणा वाला आया, बोला भैया सामान भेज दो, बोला भैया 2475 रुपए का है, 10% प्रॉफिट जोड़ूंगा, जीएसटी के हिसाब से 2200 रुपए का, 10% प्रॉफिट जोड़ूंगा, इतने का सामान बेचूंगा, ले लो। आपने कहा ठीक, आप घर पे आए, आपने कहा ठीक है ले लेता हूं। पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सरकार को 54 रुपए और देना है इंटर स्टेट सप्लाई, लेकिन नई सरकार के अकॉर्डिंग कुछ नहीं देना। लेकिन सामान किसको बिका है, तो उसके अकॉर्डिंग 435 रुपए भरना पड़ेगा। सामान कितने का हो गया, 2800। लेकिन यार बाद में जाके 2420 ही दिखा रहा है, बता सकते हो क्यों। ये एक्चुअल में सामान यहाँ 2855 नजर आ रहा है, लेकिन ये 2777 यहाँ, ये रिफंडेबल वाला आप नहीं कर सकते, लेकिन ये रिफंड है, क्योंकि कल को आप वैल्यू ऐड करके बेचोगे, कर लोगे रिफंड। अब इसमें आप, हरियाणा वाला बंदा आया, अपने यहाँ रख लिया सामान, अब उसने किसको बेचना है, कस्टमर को। कस्टमर आया उसके पास, उसको 10% प्रॉफिट जोड़ेगा, माल इतने का तैयार हो गया, इसमें इतने का तैयार हुआ, ये वैट जोड़ेगा 381, ये अपना टैक्स जोड़ेगा 239 के आसपास। टोटल माल जिस बंदे को, कंज्यूमर को पड़ा वो 3436 का पड़ा, और यहाँ पे 3141 रुपए का। फायदा किसको हुआ, जीएसटी के अकॉर्डिंग आपको फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ है। उस बंदे को क्या ही फायदा है, उस बंदे का ये है कि प्रॉफिट मार्जिन इससे थोड़ा कम पड़ सकता है टैक्स ज्यादा भरने के चक्कर में, आपको भी फायदा पड़ रहा है। ये पूरा तीनों सिस्टम के अकॉर्डिंग समझाया गया है कि ऐसे हिसाब चलता है जब से जीएसटी आया है। लेकिन जीएसटी से पहले आपको सीएसटी देना पड़ता था, आपको वैट भरना पड़ता था। अब ये सारे जो डिफरेंस है ना, ये कितने का डिफरेंस ला रखे हैं, ये डिफरेंस ला रखे हैं करीबन 300 के आसपास या 250 के आसपास। वो थोड़ा डिफरेंस इस वजह से पड़ रहा है, एक्साइज ड्यूटी पे भी टैक्स लगाया गया, सीएसटी पे भी टैक्स, अब ये तो 54 रुपए है, इस पे भी तो टैक्स जुड़ रहा है आगे जाके, इन वैल्यू पे टैक्स जुड़ रहे हैं, इसलिए आपके ये जो टैक्स के मार्जिन है बढ़ते गए हैं। रेट तो लगभग उतना ही पड़ रहा है आपको, एक तरीके से समझ रहे हो मेरे भाई। इस तरीके से टैक्स आपको ज्यादा भरना पड़ जाता है। ये पूरा यही बात एक्सप्लेन करेगी है। अब कमेंट्री क्या है, लास्ट वाला टॉपिक सुनना। ओल्ड सिस्टम नॉट वन बट सेवरल टैक्सेस लगाए जाते थे जीएसटी सिस्टम के अंदर, है ना, जैसे सीजीएसटी, अब उसमें वैट सीएसटी और बहुत सारे लगते थे। अब आपको जीएसटी में से 3-4 है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब लगाए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जिसे कहा जाता था, क्या नाम कहा था, वैल्यू नहीं, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि वो टैक्स वैसे तो कैस्केडिंग इफेक्ट ही कहोगे, लेकिन जो वैट है वही तो है ऐसा टैक्स जो टैक्स पे टैक्स लग रहा है। एक्साइज ड्यूटी तो ऐसी है,
एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स लग रहा था, याद है वैट, तो वो चीज समझ रहे हो मेरे भाई। बाकी जीएसटी का टॉपिक खत्म है।